अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मसला कश्मीर, कश्मीर का इशू। और हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का मॉरल स्टैंड क्या रहा है इस मसले में, और पाकिस्तान का स्टांस क्या रहा है इन 72-73 सालों में। और इंडिया ने किस तरीके से इस मसले को मैनिपुलेट किया, किस तरीके से इस मसले को एक्सटेंड किया, और किस तरीके से इस मसले को लटका के रखा। इस मसले को समझने के लिए थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि ये मसला क्रिएट कब हुआ और क्यों हुआ। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से जाने लगी तो सबसे बुनियादी इशू जो आया वो ये था कि पावर को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाए। उसके लिए एक तो था कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए पावर को ट्रांसफ़र किया जाए, जिस तरीके से। और इंडिया को और पाकिस्तान को पावर ट्रांसफ़र किया गया, और ये कहा गया कि जो इलाके हिंदू मेजॉरिटी वाले हैं वो इंडिया में जाएंगे, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके हैं वो पाकिस्तान कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे मसला सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि बर सग़ीर में जो बरतानिया ने हुकूमत की, 60% जो थी वो डायरेक्ट हुकूमत की थी, और 40% जो है वो इनडायरेक्ट हुकूमत की थी। तो जो 40% जिन एरियाज़ में ब्रिटिश ने इनडायरेक्ट हुकूमत की, उसे प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। और ये इनकी तादाद कहीं 562 लिखी हुई है, कहीं 565 लिखी हुई है। प्रिंसली स्टेट्स थी क्या? बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स ऐसी स्टेट्स थी जो कि गवर्न की जाती थी राजाओं के ज़रिए, महाराजाओं के ज़रिए, निज़ाम के ज़रिए, जो कि एक टाइटल हुआ करता था। ये लोग सिर्फ रूल तो किया करते थे इन स्टेट्स में, लेकिन सिर्फ इंटरनल मैटर्स को देखा करते थे। एक्सटर्नल मैटर्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देखा करती थी। और इन स्टेट्स को ये कहा गया था कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे गोरों के ज़रिए, ब्रिटिश हुकूमत के ज़रिए, कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बदले में आपने अपनी लॉयल्टी हमारे साथ शो करनी है। हम जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी चाहिए होंगे, हम आपसे ले सकते हैं। और ये एक एग्रीमेंट हुआ था। तो ये कहलाती थी प्रिंसली स्टेट्स, जो कि इनडायरेक्टली बरतानिया के ज़रिए रूल की जाती थी। और डायरेक्टली जो है वो राजाओं के ज़रिए इंटरनल मैटर जो है वो देखे जाते थे। अब ये जो जब ब्रिटिश यहाँ से जाने लगे और पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद होने लगे, तो मसला ये पेश आया कि इन स्टेट्स को किस तरीके से मर्ज किया जाए, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो उसके लिए दो कंडीशंस रखी गई। पहली कंडीशन ये थी कि वो प्रिंसली स्टेट्स जो कि जिनका बॉर्डर इंडिया से मिलता है वो इंडिया में जाएंगे, और जिनका बॉर्डर पाकिस्तान से मिलता है वो पाकिस्तान में जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये रखी गई कि उन स्टेट्स के लोगों की विलिंग क्या है, जो कि एक डेमोक्रेटिक स्टेप था, जो कि एक डेमोक्रेटिक वे था। तो सेकंड कंडीशन में ये देखना था कि लोगों की विल क्या है, उन प्रिंसली स्टेट्स में रहने वाले लोगों की विल क्या है, वो किस मुल्क के साथ जाना पसंद करेंगे। तो इस तरीके इन दो कंडीशंस की वजह वजह से तकरीबन 560 या 550, ऑलमोस्ट तकरीबन सारी प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो मर्ज हो गई, सिवाय तीन स्टेट्स के। पहली थी जूनागढ़, दूसरी थी हैदराबाद दक्कन, और तीसरी थी कश्मीर। हैदराबाद दक्कन और जूनागढ़ जो स्टेट्स थी, वहाँ के जो रूलर थे वो मुसलमान थे, लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो हिंदू थी। दूसरी चीज़, जूनागढ़ और हैदराबाद की टेरिटरी जो थी वो पाकिस्तान से नहीं मिलती थी, वो इंडिया से मिलती थी। ये दो चीज़ें जो हैं वो इंडिया के फेवर में थी। तो इंडिया, हालांकि जो वहाँ के रूलर थे वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो जाए। इंडिया ने इस चीज़ को जाना और फ़ौरन अपनी फ़ौजें वहाँ पे दाखिल कर दी, जूनागढ़ में और हैदराबाद में। क्यों? क्योंकि कंडीशन जो थी वो इंडिया को फेवर कर रही थी। तो इंडिया ने दोनों स्टेट्स को इंडिया का हिस्सा बना लिया। अब रह गया कश्मीर। कश्मीर में मामला उलट था। कश्मीर के लोग जो थे वो मेजॉरिटी में मुसलमान थे, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, लेकिन जो महाराजा था वो हिंदू था, महाराजा हरी सिंह। वो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो कश्मीर का। जब पाकिस्तान ने ये देखा कि वहाँ का राजा हेजिटेट है, वहाँ का राजा रिलक्टेंट है कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में, तो वहाँ के लोगों ने भी रिवोल्ट किया, और पाकिस्तान ने यहाँ से हमारे कबायली भाइयों ने भी वहाँ पे उनकी मदद के लिए पहुँचे वो। और काफ़ी हद तक कश्मीर, जो जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा इस सूरत में बन गया। जब महाराजा ने ये देखा कि महाराजा हरी सिंह ने ये देखा कि ये तो मसला बिगड़ता जा रहा है और कश्मीर मेरे हाथों से निकल जाएगा, तो उसने इंडियन गवर्नमेंट को एक कहा कि आप आके हम मेरी मदद करो।
इंडिया ने यहाँ पे चालाकी अपनी दिखाई, यहाँ पे इंडिया का असल चेहरा नज़र आया और इंडिया ने ये कहा महाराजा हरी सिंह को कि अगर आप एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके हमें दोगे, मतलब उसका मतलब ये होगा कि आप ये विलिंगली हो, आप ये चाहते हो कि कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बने, तब हम आपकी मदद करेंगे, वरना हम आपकी मदद नहीं करेंगे। ये सब मामला हुआ और इंडियन फोर्सेस जो हैं वो कश्मीर में दाखिल हो गई और कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी उस दिन से डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन गया। ये दिन था 27 अक्टूबर 1947। ये वो टाइम था जिसने कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी बनाया। इंडिया ये जवाब देता है कि चूँकि महाराजा हरी सिंह के पास ये इख्तियार था कि वो लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके उसने ये कहा कि इंडियन फोर्स आए और मुझे आज़ाद करवाए और मेरी मदद करे, इस वजह से हमने इन्वेजन किया। लेकिन वो आज भी जो इंडियन हुकूमत है वो लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या लेटर ऑफ एक्सेशन कह लें आप, उसे आज भी वो दिखाती है और बताती है कि ये महाराजा हरी सिंह का साइन किया हुआ है। लेकिन एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है एलिस्टर लैम्प, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी और उस बुक में उन्होंने ये मेंशन किया कि ये जो लेटर ऑफ एक्सेशन इंडिया दिखाता है ये बेसिकली झूठा है। ये उनके बकौल ब्रिटिश हिस्टोरियन के ये जो डेट मेंशन है उस डेट के मुताबिक एक दिन में लेटर ना तो इंडिया से कश्मीर पहुंच सकता है और ना कश्मीर से इंडिया की तरफ आ सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन उस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। उस वक्त ना फैक्स का सिस्टम था, ना कोई इस तरह की कम्युनिकेशन का निज़ाम इतना तेज़ नहीं था कि जिसकी बुनियाद पे लेटर एक ही दिन में इंडिया से कश्मीर जाए और कश्मीर से इंडिया आ जाए। तो एलिस्टर लैम्प के मुताबिक ये जो साइन करवाया गया, एलिस्टर लैम्प के मुताबिक इंडियन फोर्सेस ये लेटर लेकर गई महाराजा हरी सिंह के पास और उससे फोर्सफुली इस पर साइन करवाया और फिर इंडिया ने अब ये जो अपनी फोर्सेस हैं वो कश्मीर में उतार दी। एलिस्टर लैम्प के मुताबिक ये एक एग्रेशन था, ये एक एग्रेसिव पॉलिसी थी। इंडिया जो है वो घुसपैठिया है एलिस्टर लैम्प के मुताबिक। एलिस्टर लैम्प की जो बुक है उसमें ये मेंशन है, वो एक पर्टिकुलर एक चैप्टर है, उसमें ये चीज़ मेंशन है कि इंडिया ने एग्रेशन किया और ज़बरदस्ती इंडियन फोर्सेस जो हैं वो कश्मीर में दाखिल हुई। जब कश्मीर में दाखिल हुई और यहाँ से क्लैश स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान के कबायली इलाकों के जो हमारे मुजाहिदीन थे उन्होंने अपने कश्मीरी भाइयों की मदद की और ये जो काफ़ी हद तक टेरिटरीज़ जो हैं वो अपने कब्ज़े में ले ली। तो जब नेहरू जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, उन्होंने जब ये देखा कि मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, तो वो मामले को लेकर चले गए यूनाइटेड नेशन में और यूनाइटेड नेशन में जाने के बाद उन्होंने ये एक और अपना एक सॉफ्ट इमेज डेवलप करने के लिए लियाकत अली ख़ान साहब को एक फ़ोन भी किया और लेटर भी लिखा और ये कहा कि इस मसले को हम तो लेकर चले गए हैं यूनाइटेड नेशन में, आप भी लेकर जाएं यूनाइटेड नेशन में, ताकि इस मसले को जो है वो डेमोक्रेटिकली प्लेबिसाइड के ज़रिए सॉल्व किया जाए। और ये भी कहा कि इंडिया जो है वो विलिंग है, इंडिया ये चाहता है कि इस मसले का हल जो है वो डेमोक्रेटिकली हल हो और प्लेबिसाइड के ज़रिए हल हो। ये ख़ुद जवाहरलाल नेहरू साहब के ये अल्फाज हैं जब 1947-48 में इंडिया का ये स्टांस था। तो ये मसला जो है वो चला गया यूनाइटेड नेशन में और फिर यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसे 47 रेजोल्यूशन कहा जाता है। 21 अप्रैल 1948 को ये रेजोल्यूशन पास हुआ और इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो प्लेबिसाइड करवाएगा और जो है इस मसले को सॉल्व किया जाएगा प्लेबिसाइड के ज़रिए। लेकिन जो चीज़ कंडीशन रखी गई यूनाइटेड नेशन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, वो ये थी कि सबसे पहले डीमिलिटराइजेशन होगी, मतलब दोनों कंट्रीज़ की जो फ़ौजें हैं वो पहले निकलेंगी और फिर जो है वो थर्ड फोर्स आएगी, कोई थर्ड पार्टी आएगी और वो इम्पार्शल होगी और वो फिर प्लेबिसाइड कंडक्ट किया जाएगा और फिर लोगों की राय ली जाएगी। पाकिस्तान ने विलिंगनेस शो की, पाकिस्तान ने ये कहा कि हम विलिंग हैं ये करने के लिए, लेकिन कंडीशन पाकिस्तान ने ये रखी कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक साथ फ़ौजों को विड्रॉ करेंगी। ये वो पॉइंट था जहाँ पे इंडिया का असल चेहरा नज़र आया। इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को मानने से इनकार कर दिया। इंडिया ने कहा कि हम अपनी फ़ौजें नहीं निकालेंगे और ये वो पॉइंट था कि जिसके बाद से लेकर आज तक
कश्मीर का मसला जहाँ था वहीं पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का स्टांस आज भी वही है। पाकिस्तान मॉरली सपोर्ट करता है और पाकिस्तान का जो स्टांस है लीगल बुनियादों पे जायज़ है, मॉरली भी जायज़ है। पाकिस्तान का हक बनता था कश्मीर को लेना, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा लीगली लेजिटिमेटिकली ये पाकिस्तान का हिस्सा बनना था इसे, क्योंकि जो लॉजिक इंडिया ने जूनागढ़ और हैदराबाद के लिए लगाई थी वही लॉजिक कश्मीर के लिए अप्लाई होती है। तो ऑटोमेटिकली कश्मीर जो है उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, लेकिन वो नहीं बन सका। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कश्मीर का मसला कभी सॉल्व होगा भी या नहीं, या कश्मीर जैसा मसला जो है वो क्या कभी किसी और कंट्री ने फेस नहीं किया है, या दुनिया के किसी और ख़ित्ते में इस तरह का मसला नहीं हुआ है। तो इसका आंसर है कि बिल्कुल हुआ है। ईस्ट तिमोर, नामीबिया और साउथ सूडान, ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इस तरह का मसला हुआ था। उन वहाँ के जो लोग हैं वो पर्टिकुलर कंट्री के साथ इल्हाक नहीं चाहते थे, एक अलग मुल्क चाहते थे। तो ये जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इंटरवीन किया और इंटरवीन करने के बाद जो है उन्होंने इस मसले को सॉर्ट आउट किया। आज की तारीख़ में नामीबिया भी एक अलग कंट्री है, साउथ सूडान भी एक अलग कंट्री है और ईस्ट तिमोर भी एक अलग कंट्री है। तो इससे पता ये चलता है कि अगर इंटरनेशनल फोर्सेस की, इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर सीरियसनेस हो तो ये मसला सॉल्व हो सकता है। लेकिन चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की सीरियसनेस नहीं है, इस वजह से ये मसला आज तक सॉल्व नहीं हो सका है। लेकिन हम चूँकि मुसलमान हैं, हमारा ईमान है अल्लाह ताला पे, हम इस चीज़ पर बिलीव रखते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर रात के बाद अंधेरा है, हर रात के बाद दिन है, हर अंधेरे के बाद उजाला है। इसी तरीके से जितनी मुश्किलें कश्मीरियों ने झेली हैं और झेलते आए हैं, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये एक फ़ितरी अमल है कि आने वाले दौर में, मुस्तकबिल में कश्मीर का मसला हल होगा और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ज़रूर बनेगा इंशाअल्लाह।